नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो लय की चर्चा करेंगे और लय लोकगीतों में किस प्रकार समन्वित है, लोकगीतों में किस प्रकार समाहित है, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकगीत बहुत ही लोग उसको केवल ग्राम्य गीत या ग्रामीण गीत या गवईपन मानते हैं, किंतु हमारे लोकगीत बहुत ही समृद्ध हैं। और उन लोकगीतों के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें स्वर तो देखा जाए तो वो 3, 4 और कुछ लोकगीतों में 5 स्वर प्राप्त होते हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी पारंपरिक गीत जैसे विवाह वगैरह के गीत अगर आप देखेंगे तो वो तो 1 और 2 स्वर में ही घूमते हुए हैं, उसमें बहुत ही स्वरों का विस्तार नहीं है। किंतु छंदों का वैविध्य, लयों का वैविध्य हमारे लोक गीतों की विशेषता है और यही उसे अनुपम बनाता है। हमारे लोकगीत क्या हैं, कैसे हैं, उनका छंद के साथ कैसा अंतर संबंध है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब जब लोकगीतों की बात करें तो लोकगीत मैं हमेशा कहती हूँ कि ये अनगढ़ होकर भी गढ़े हुए हैं और अनपढ़ लोगों के द्वारा, जैसा कि कहा गया है कि मानते हैं, मैं नहीं मानती कि वो अनपढ़ है। क्योंकि अगर हम इसका विश्लेषण करें तो जिस प्रकार से छंद, अलंकार, जो भावों की व्यंजना शक्ति है, जो शब्द शक्ति यहाँ प्रयोग हुई है, जो उसमें रस, छंद, अलंकार, बिंब, रूपक, ये सारे जो प्राप्त होते हैं वो अद्भुत है, अनुपम है। और हम उसको कैसे अनपढ़ कहें, तो ऐसे अगर मान भी लें कि ऐसे अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा भी ये रचे गए गीत हैं, तो आज के जो हमारे पढ़े लिखे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे शब्द रच रहे हैं, 4 बोतल वोडका, इसमें ही हमने अपना साहित्य समाहित कर लिया है। किंतु वो क्या सोचते हैं, उनका चिंतन किस दिशा में चलता है, उसमें कितनी गंभीरता है, कितनी व्यापकता है, इसको अगर हम समझें तो उन लोकगीतों से प्रेम हो जाएगा। किंतु आज हम उनके शब्दों पर नहीं, उनके छंद पे बात करेंगे, उन पे उनकी लयों के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि लोकगीत धुनों से सृजित है। जिसने रागों को रचा, पहाड़ी, जोगिया, पीलू, भोपाली, आसावरी, खमाज, कितने ही ऐसे लोक धुने हैं जिसने शास्त्रीय रागों को आधार दिया। यानी शास्त्रीय रागों की आधारशिला जो कहा जाता है, पीलू है, पहाड़ी है, झंझोटी है, ये सब धुने हैं, माण है। कितने सारे ऐसे लोक धुने हैं जो कि आज रागों के रूप में शास्त्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित हैं और उन्हीं पर के आधार पर फिल्मी गीत रचे गए या आज के जो सुगम संगीत के गीत हैं, भजन के गीत, गज़ल के और गीत के जो धुनें हैं वो सृजित हुई वो लोक धुनों पर। तो लोक धुन जो थी वो लोक लयों से सृजित होती थी। अब देखा जाए तो हर राग की अपनी चलन है, अपनी भाषा। अगर हम सौंदर्य के दृष्टि से देखें तो हर राग की अपनी भाषा है और उस राग की भाषा बनती है लय से। तो ये तत्व हमारे लोकगीतों में थे जो आज हम रागों की भाषा, जब शास्त्रीय संगीत की चर्चा करते हैं तो हम रागों की भाषा के बारे में बात करते हैं। तो भाषा कैसे सृजित होती है? स्वर, लय और आघात से। तो हमारे रागों की भाषा भी इन तत्वों पर आधारित है और वो तत्व आए कहाँ से? तो लोक संगीत से आए।
अब रागों के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूरे शास्त्रीय संगीत की जो आधारशिला है वो लोक संगीत है। जैसे आप देखेंगे कि जब ये स्वर, लय, ताल और कथा ये मिल गई, उसमें भाव पक्ष आ गया। जब कथानक की प्रस्तुति करनी है तो भाव पक्ष निश्चित रूप से आएगा। तो जब भाव पक्ष आ गया तो फिर वो जब रिदम के साथ प्रस्तुति के रूप में आकार लिया तो फिर वो कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, अगर आप देखेंगे तो सबके मूल में लोक विद्यमान है। आप इस पर शोध करें, आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि इसमें लोक की जो परंपरा है वो प्रारंभिक चरण में पाई जाती है। एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि गोटीपुआ जो मंदिरों का नृत्य था वो फिर उसका विकसित रूप ओडिसी है जो कि शास्त्रीय नृत्य का रूप पाते हैं। यही अभिनय जब विविध कहानियों, कथाओं के साथ, छंदों, लयों, धुनों के साथ प्रयुक्त हुआ तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी, पवारा, स्वांग, करिंगा, इस तरह के लोक नाट्य जो थे, विदेशिया, ये सारे लोक नाट्य जो थे उनके जो आधारशिला रखी वो लय के साथ, स्वर के साथ, अभिनय और कथा ने रखी। सार तो ये है कि लोक शास्त्र की जननी बना। अब यहाँ पर हम लय की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जान ले कि ये किसी पिंगल शास्त्र के आधार पर रचना नहीं की गई। ये जो भी रचना हुई वो अनवधानता में, वो स्वाभाविकता में, वो सहजता में उसे रचा गया और देखा गया कि जब बाद के लोगों ने इस पर शोध किया तो वो देखते हैं कि इसमें कितनी सुंदरता है, कितना माधुर्य है, कितनी गहनता है, कितनी गूढ़ता है। किंतु जब उन्होंने रचा तो वो तो अपनी सहजता में, और वही रचना, वही सहजता आज शास्त्रीय संगीत को भी मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। अब जो लोक लय है ये बिल्कुल उन्मुक्त है। यहाँ पर इसे किसी बहुत वाद्य की आवश्यकता नहीं है। जब हमने कोई भी उत्सव का रूप लिया, हमने ताली, हमने थाली, लोटा, घंटी, सूपा, चम्मच, ढोलक, मजीरा, घुंघरू, करताल, कुछ भी उठा लिया। कोई विशेष वाद्य होगा तभी लोकगीत होंगे ऐसा नहीं है। वो जो भी कुछ नहीं है तो आप ताली के आधार पर ही, ताली के साथ ही आप लोकगीत गा सकते हैं। जिस आप देखिए जहाँ आप बैठे हैं उसी पर अगर टेबल पर भी आप बजाना शुरू कर दें तो आप लोकगीत आप गा सकते हैं। तो वो जो लोक की सहजता है, जो उन्मुक्तता है, जो आवरण विहीन जो उसकी शैली है, उस शैली ने उसको अद्भुत स्वरूप प्रदान किया है। अब ये ताली, थाली, चिमटा, लोटा, सूपा से लेकर ढोलक, मजीरा, ढपली, डक, हुडुक, करताल, नगाड़ा, नकारा के साथ ही एक तारा, दो तारा, ये सभी लय वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इनका यानी लय ताल का अपना महत्व है। कैसे महत्व है? लय एवं गति का संचार करते हैं। दूसरा, नृत्य के साथ संगत के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और तीसरा, सामाजिक समरसता लाते हैं। तो जब लय और गति का संचार करते हैं, ये जो वाद्य हैं वो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बजाया जाता है, आप देखते हैं धीमे से शुरू होके बहुत तेज उसमें जाता है, या तेज से शुरू होके वो धीमा होता जाता है। तो ये गति का संचार करते हैं ये वाद्य। और दूसरा, नृत्य के साथ जब वाद्य होता है तो वो नृत्य में उत्साह
जो उमंग की आवश्यकता होती है वो इन वाद्यों के सहारे हो जाती है। और तीसरा, सामाजिक समरसता लाते हैं। सामाजिक समरसता लाते हैं मतलब आप देखेंगे कि जब लोकगीत होते हैं तो जिसके हाथ में जो है वो बजाने लगता है उस लय के आधार पर। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले जब ढोलक बजाकर गायन होता था तो सामने से औरतें पैर लगा लेती थीं और चम्मच से उसकी संगत करने लगती थीं। किसी के हाथ में अगर मजीरा है, मजीरा बजाने लगता था, कोई घुंघरू बजाने लगता था, कुछ नहीं है तो घंटी बजाने लगता था, वो खंजरी का प्रयोग करने लगता था। और अगर वो सब भी नहीं है तो जो बचे कुचे लोग हैं वो ताली के साथ उस लोकगीत को ऊर्जा प्रदान करते थे। तो एक समभाव मतलब अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, जहाँ लय एक होकर भी अनेक रूप धारण करती है, वहीं आप अनेक लोग जुड़कर उस लय के साथ समाहित होकर एक रस हो जाते हैं। तो वो सामाजिक जो समरसता है उसमें कोई भी भेद नहीं रह जाता, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी भाषा, किसी भी बोली हमें पता ना हो, किंतु जब संगीत चलने लगता है, लोकगीत गाए जाने लगते हैं तो हम उस पर उस लय के आधार पर अपने ताल को देने लगते हैं और उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये लोकगीतों के लयों की विशिष्टता के कारण ही ये सामाजिक समरसता आती है। अब ये लय जो है वो बनती भी अद्भुत है। कैसे? आप देखेंगे कि जब चाकी के गीत होते हैं, जब जतसार के गीत होते हैं, तो आप देखेंगे कि एक जो चाकी है वो घर 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 घूमते हुए घूमते 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 आती है और उस पर सब रुक जाती है। तो वो जो है वो जतसार की लय अगर आप देखेंगे तो उसी लय पर जतसार गाए जाते हैं। अब जतसार वो गीत है जब औरतें सुबह उठ के बैठती थीं और वो मुँह अंधेरे मुँह कहा जाता है कि बिल्कुल अंधेरा रहता था। ऐसे में जो नव विवाहिताएँ रहती थीं वो आकर पीसती थीं तो बहुत थकी हुई, बहुत अलसाई हुई, वो जो एक शरीर की जो गति थी वो बहुत ही ज़्यादा सुप्त होती थी। तो वो धीरे 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 वो लय आगे चलती थी और फिर जैसे 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 उनमें जागृति आती जाती थी वैसे वैसे लयों में भी विस्तार होता जाता था। तो ये चाकी की लय। आप देखेंगे गाड़ीवान जो होते थे, गाड़ीवान जब बैलों के गले में घंटी बांधते थे, आप बुंदेलखंड के लोकगीतों में इसका आप देखेंगे बहुत प्रयोग हुआ है कि वो गाड़ीवान के हिसाब से वो बैलों के गले में झूलती हुई घंटी एक रिदम कायम कर रही है और उस रिदम के आधार पर ही वो गा रहा है। आप देखेंगे जिस प्रकार से ऊंट पर बैठकर चले जा रहे हैं वो बांसुरी बजाते हुए या माण गाते हुए, ऊंट जिस तरह से चाल चल रहा है उसकी लय भी उसी तरह से बनती जा रही है और उसके स्वर भी उसी तरह से ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक लय जो है वो प्रकृति के साथ, यानी जो साथ की चीज़ें हैं वो गाड़ीवान की बैल में जो बंधी हुई घंटी हो उससे हो रहा है, या ऊंट पर बैठा हुआ जो सारंगी या बांसुरी वादक है या जो गाने वाला है उसकी जो लय कायम हो रही है वो उसी से हो रही है। तो ये लोकगीतों के लयों की एक विशिष्टता जो शुरू होती है वो यहाँ से ये भी है कि वो बिल्कुल स्वाभाविकता में, सहजता में जन्मे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो धोबियों के गीत हैं, जब धोबी कपड़ा धोने जाते हैं तो वो कपड़े को पटक पटक के और छियो राम इस तरह के शब्द
इस्तेमाल करते थे और वही उनके गीतों की लय बना। वो छियो राम की जो बोलने की शैली थी, वही लोक लय धारित किए। आप लोग जब धोबियों का नृत्य देखें तो उसमें वो लय दिखाई देती है। और अगर आप इस दृष्टि से सोचकर विश्लेषण करेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। ये मेरे कहने की बात नहीं है, जब आप अनुभूत करें, उसको देखें, सुने, समझें, अनुभूत करें, तो ये सारी बातें आपको स्वतः ही प्रमाणित हो जाएंगी। अब जब लोक लय की बात आती है तो सबसे पहली जो बात आती है कि सबसे पहले कुछ जो विवाह संस्कार के, जो जन्म संस्कार के जो गीत होते थे, उसमें तो कोई भी लय ही नहीं होती थी। वो लय विहीन गीत होते थे। हरे हरे बास के मानव मणिगण, मानव मणिगण पुराण है। मतलब कोई भी यहाँ पर लय नहीं प्रयुक्त हो रही है। जैसे चुमावन गीत है, मथवा चुमिया चुमी देहलू आशीष रे, कोई भी लय नहीं है। और सारे जो बुआ, चाची, नानी, मौसी, सबका कंठ स्वर एक होकर और रुदन के साथ, रूंधे गले से और उस तरह से गाती थी। बहुत अद्भुत था और उसमें कोई लय की दरकार नहीं है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो लय विद्यमान रहता था, क्योंकि सब एक साथ गाती थी और एक साथ शांत हो जाती थी। तो उसमें आप देखेंगे कि वो लय निर्धारित करता था उनकी सांस, उनकी सांस कितनी है, और शब्द खंडित ना हो। जैसे मथवा चुमिए चुमे देहलू असीस रे, ये इतना वो एक लय में गा रही हैं और इतनी लंबी उनकी सांस है। फिर वहाँ पर तोड़ा उन्होंने, जियहू तो फलाने रामा, तुरंत एक सांस लिया और लाख बरिस रे, मतलब वहाँ पर सांस लेते हुए और उन्होंने 3 बार खंड करके सांस का। तो प्रथम जो लय का प्रकार देखा जाए तो उसमें लय विहीन है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से लय है और वो लय सांस से निर्धारित होकर बन रही है। इसी को पंडित लालमणि मिश्र जी कहते हैं कि करुण विरह वियोग विछोह के भाव में लोकगीत प्रायः तालबद्ध नहीं होते थे। जहाँ उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास का वातावरण होता था, वहीं लय तालबद्ध संगीत होता था। अब अगर हम लय तालबद्ध संगीत की बात करें तो जैसे मध्य लय से बिल्कुल जो एक देवी गीत की शुरुआत की जाती थी, निम्बिया की डारी मैया झूले ली झूलनवा के झुकी झुकी ना, तो इस तरह से करके देवी गीत का पचरा की लय तैयार हुई। और ये बिल्कुल साधारण लय होती थी कि सब इसमें समूह में आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लय और बढ़ी और वो यहाँ का जो नृत्य गीत बना, आप देखेंगे, नदिया किनारे चलो गुइया, किनारे चलो गुइया, जमुना जल भर ले गगरिया, नदिया किनारे चलो गुइया, किनारे चलो गुइया, जमुना जल भर ले गगरिया। ये झूमर की लय हम लोगों ने बहुत, मैं ये जो सारे उदाहरण दे रही हूँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैं हूँ और ये सारे नृत्य गीत उसमें गाए बजाए जाते हैं। तो और हम लोगों ने सबने इस पर नृत्य किया है।
तो दूसरी लय फिर है कि बांध के पीरितिया की डोर, हाय राम बांध के पीरितिया की डोर, हो चला खेतवा की ओर जहाँ जो है चित चोर, बांध के पीरितिया की डोर। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक लय झूमती हुई है और उसमें नृत्य के मतलब पैर चलना, कमर चलना वो हो रहा है, तो ये नृत्य गीत है। अब एक अति द्रुत लय आती है, तो अति द्रुत लय में आप देखेंगे कि जो यहाँ पर फाग वेलवरिया जो गाया जाता है उसमें अति द्रुत लय की बात मिलती है। राधा नंद लाल, राधा नंद लाल, राधा नंद लाल, खेले बिरज में होरी, गोपियन संग ग्वाल, खेले बिरज में होरी। ये अति द्रुत लय है। फिर एक नकटा की धुन है और उसके अपने लय हैं, वो भी नृत्य का ही गीत है। नकटा आप जानते हैं लोक नाट्य परंपरा का बड़ा जो स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला लोक नाट्य है, जो विवाह के समय होता है। जब बारात चली जाती है तो वो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। वो औरतें इकट्ठा होती हैं और जागरण, रात्रि जागरण करती हैं, उसमें नकटा नृत्य। तो नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, जो मैं होती राजा काली कोयलिया कुहुक रहती राजा तोरे बंगले पे। अब ये बड़ा फेमस गीत है, फिल्मों में भी प्रयोग किया गया है। तो ये नकटा गीत है। और साथ में एक जो और बड़ा फेमस एक गाना है कि प्यारे ननदोइया सरौता कहाँ छोड़ आए, प्यारे ननदोइया सरौता कहाँ है। एक और गाना है, हमसे बलम से ऐसी बिगड़ी रमा ऐसी बिगड़ी, कतरी सोपारी न खाए, हाँ बलम से ऐसी बिगड़ी रम कतरी सोपारी न खाए। तो ये एक जो लय का जो नृत्य का स्वरूप, जो जोश का, जो उमंग का, जो भावों की अभिव्यक्ति का जो उन्मुक्त रूप है, वो नकटा गीतों में पाया जाता है और वो लोक लय ही निर्धारित करती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत फेमस जो फिल्मों में भी गीत प्रयोग हुआ, जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इससे की दवा यदि हो तो कहो। अब ये जो नृत्य है, ये आपने देखा होगा कि होली पर एक प्रहसन टाइप से खेला जाता है। स्त्रियाँ पुरुष बनकर और पुरुष स्त्री बनकर नृत्य करते हैं। तो कुछ जो हम लोग जिनको किन्नर संप्रदाय का भी मानते, उनका ये जो धुन है, उनकी जो लय है, ये भी विशिष्ट है, बहुत सारे गीतों में प्रयोग किया गया। तो ये भी एक प्रकार की लय है। अब हम जानेंगे कि जो लयों में छंद की विविधता है, आप देखेंगे कि छंदात्मक जो वैविध्य है वो अद्भुत है। और वो जो लय कायम करता है वो अपने आप में, हमने पहले भी कहा था कि किसी पिंगल शास्त्र को सोचकर वो नहीं गढ़े गए। वो जो सहजता, सरलता, स्वाभाविकता में गढ़े हुए छंद है वो अद्भुत है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। गावहूँ हे सखी गावहूँ, गाई के मनावहूँ। बिल्कुल
देख रहे होंगे कहाँ शब्द संकुचित हो रहे हैं, कहाँ वो फैल रहे हैं। तो ये जो विशिष्टता है वो अद्भुत है। ये सोहर की छंद है। सोहर की एक आप दूसरा छंद देखेंगे, भादो की रतिया लुभावन अवरी सुहावन हो। अब विलंबित लय में एक बहुत फेमस लय है, आपने देखा होगा, निबुला तले डोला रख दे कहरवा। आपने देखा होगा, इसका फिल्मों में भी प्रयोग किया गया है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल सावन में लीजो बोलाए रे। आप देखेंगे कि ये जो सावनी गीत का जो प्रकार है वो फिल्मों में भी प्रयोग किया गया है, और इसके धुन तो अद्भुत है ही, बहुत खूबसूरत है, किंतु साथ साथ इसमें लय भी एक विशिष्ट क्रम में प्रयोग किया गया है। साथ ही आप देखेंगे कि जो बच्चों के खेल गीत हैं उसमें भी बहुत सारे छंदात्मक वैविध्य पाए जाते हैं कि, और उसमें माँओं की जो थपकी होती है, सभी ने ये गाना सुना ही होगा कभी न कभी। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने की कटोरिया में दूध बात ले ले आवा, ललना के मुंह में गुड़। ये जो शब्दों को बोलकर और लय कायम करना है, जो छंदात्मक वैशिष्ट से जो लय कायम हो रही है, वो अपने आप में जो वो थपकी है वो उसका ताल वाद्य है। और उस तरह से करते हुए माई गाती थी, रोज रोज आवेलू तू टेर सुन के, अयोरी नींदिया नींदर वन में। ये लोरी गीत में आप देखेंगे कि बहुत सुंदर छंद और लय का प्रयोग पाया जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चों के जो खेल गीत होते हैं, मामूलिया सुअटा, और जो बहुत सारे एक बेर छुई ले दो बेर छुई ले, इस तरह से करके जो, या कबड्डी कबड्डी कबड्डी, इसकी जो लोक छंद है वो अपने आप में अद्भुत होता था। जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो हम लोग देखते थे कि, और वो सांस से चलता था, वो सारी लय छंद जो निर्मित होती थी वो सांस से होती थी। जिसकी जितनी दमदार सांस, वो उतनी ही तेज़ी से बोल सकता था और उतनी ही तेज़ी से लय को कायम कर सकता था। तो ये अपने लय की विशिष्टता है। विलंबित, मध्य और द्रुत तीनों लय आपने बहुत सारे उदाहरण देखे। इसके साथ आप देखिए, जितने भी अगर विलंबित लय को देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी विवाह के गीत हैं, जितने भी जो जन्म से पूर्व के बच्चों के जो ज़्यादातर जैसे जात कर्म के गीत हैं, जो सोहर से पहले के जो गीत हैं, उनमें आप देखेंगे ज़्यादातर वो अति विलंबित लय का प्रयोग होता है। मतलब वो लय है भी और लय नहीं भी है, वो सांस के द्वारा निर्धारित जो लय की हमने पहले चर्चा की, वो सारी लय पाई जाती है। फिर जो नकटा और इस तरह के गीत हैं, उसमें मध्य द्रुत लय आप देखेंगे कि पाई जाती है। अब जब द्रुत लय की बात आती है तो द्रुत लय बहुत सारे जो भक्ति गीत है, जो कीर्तन है, उसमें
द्रुत लय का भी प्रयोग हुआ है। जैसे हम अगर साधारण भाषा में बात करें कि वो जय सिया राम जय सिया राम, तो आप देखेंगे कि द्रुत से होते होते अति द्रुत में चली जाती है, तो वो लय बहुत प्रयोग की जाती है और हर जगह पे सुनाई देता है। वो लोक आधारित लय ही है और कोई उसके लिए वाद्य की भी आवश्यकता नहीं, वो ताली पर ही चल जाता है। तो ये सारे जो लय है, इन्होंने ही दादरा, कहरवा, दीपचंदी, हेमटा, जो भजन ताल है और जो आड़ा चार ताल है, इस तरह के जो लोक के ताल हैं, वो उन तालों की जो आधारशिला है वो लोक लय ने रखी है और जिन पर ही हमारा लोकगीतों का गायन, वादन, नर्तन और लोकगीत, गाथा, नाट्य, ये सभी निर्धारित होते हैं, सभी बनते हैं और सभी विविधता प्राप्त करते हैं, सभी सबको सम्मोहित करते हैं। उसमें जितना धुनों का, जितना सुरों का योगदान है, उतना ही लोक छंदों का, लोक लयों का योगदान है। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर कभी विस्तार से और भी चर्चा करेंगे कि किस प्रदेश के किन गीतों में कौन सी ताल का आधारशिला लोक लय बना। नमस्कार।